हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड एग्जाम सीरीज का। कल हमने डिस्कस किया था जून 2012 के अंदर आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2012 के अंदर आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं भाई। देखो भाई, लास्ट में मिलेंगे भाई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो देखो भाई, ये 30 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, एक बार क्या बोल रहा है इसके अंदर। इन द फॉलोइंग रिग्रेशन इक्वेशन की एक रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए शोज द ऑटोनोमस वैल्यू ऑफ y, कि a जो है वो किसको शो कर रहा है, ऑटोनोमस वैल्यू ऑफ y को। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं भाई, कि जो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन, यानी कि उसका कारण बता रहा है या नहीं, यानी कि इसका जो रीजन है वो ठीक है या नहीं। यानी कि अब देखो असर्शन में क्या बोल दिया इसने, कि ए जो है ना वो शो कर रहा है कि इसको ऑटोनोमस वैल्यू वाई, यानी कि ऑटोनोमस क्या इंडिपेंडेंट वैल्यू है भाई वाई की वो। तो अब रीजन में देखो क्या बोल रहा है, क्यों है वो। ये रीजन हमें किसका आंसर देता है भाई, क्यों, वाई। समझ रहे हो, वाई क्यों, बिकॉज ए इफ सॉरी बिकॉज इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स जीरो है तो भी वाई क्या होगा, ए होगा भाई। वाई इज इक्वल टू ए होल्ड्स, हैंस ए इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी चेंज करो भाई इनके एक्स और वाई के अंदर तो भी वाई की एक मिनिमम वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, ए। इसलिए वाई जो है ए जो है वो क्या है भाई, ऑटोनोमस वैल्यू है किसकी, वाई की। तो बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन भाई, क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। असल्सन रीजन वाले क्वेश्चन करते कैसे है भाई, कि अगर जो रीजन है ना वो उसका करेक्ट रीजन दे रहा है हमें, असर्शन का करेक्ट रीजन दे रहा है, तो हम आंसर चूज करते हैं ए, यानी कि बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। अगर रीजन ठीक है बट उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, यानी कि उसके रीजन के बारे में नहीं बता रहा लेकिन बात ठीक बोल रहा है, तो हम किसको चूज करते हैं, बोथ आर करेक्ट बट नॉट दी राइट एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। इसी तरीके से अगर रीजन गलत बोल रहा है, ना तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ना ही बात ठीक बोल रहा, तो उस कंडीशन में हम किसको चूज करेंगे, ओनली ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इसी तरह अगर ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है, तो हम किसको चूज करते हैं, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, क्लियर है भाई। आगे चलो, 40 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग वर डेवलप्ड। तो देखो भाई क्या बोल रहा है, ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना भाई इन सभी को। तो देखो भाई यहाँ से एक बात याद रखना आप, कि सबसे पहले तो हम कोरिलेशन देखते हैं, उसके बाद हम जेड टेस्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट का सॉरी उसके बाद हम किसका यूज करते हैं भाई, एफ टेस्ट का यूज करते हैं। एक मिनट, उसके बाद हम यूज करते हैं एफ टेस्ट का, और फिर हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का, और उसके बाद हमारा क्या आता है, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस याद रखना भाई। आजकल क्या चला हुआ है भाई, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं नेट के अंदर, कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, कंजप्शन हाइपोथेसिस को सीक्वेंस में लगाओ, क्लियर है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रख लेना भाई। तो क्या क्या से याद रखोगे भाई, कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोरिलेशन देखते हैं, उसके बाद किसको अप्लाई करते हैं, जेड टेस्ट को, फिर हम किसको अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट को, फिर एफ टेस्ट, और फिर काई स्क्वायर टेस्ट, और देन स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्लियर है। तो इस सीक्वेंस को, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोरिलेशन। तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो पहले तो आएगा सी, तो सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से सी, क्लियर है भाई। तो स्कोर मैच कर लेना भाई आप। आगे चलो भाई, 50 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, ऑप्शन के हिसाब से देखो, अनसर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स भाई। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है भाई, इवेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनसर्टेन। मान लो भाई एक कॉइन टॉस करता हूँ भाई मैं, क्लियर है, एक कॉइन टॉस कर दिया, तो हेड और टेल आने के चांस जो हैं वो क्या होंगे, अनसर्टेन भाई। अरे हेड और टेल आने के चांस वैसे तो क्या है 50-50 भाई, लेकिन मैं सर्टेन तो नहीं हूँ ना। अरे देखो वैसे तो चांस क्या है, 50-50 चांस है बोथ के, लेकिन सिस्टम सिचुएशन क्या है, अनसर्टेन भाई। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकती है, समझ रहे हो ना। तो अनसर्टेन इवेंट्स किसके अंदर होते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसी तरीके से मीन क्या बताता है, मीन सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कल भी मैं बता चुका भाई, मीन क्या होता है भाई, हमारा लोकेटर्स बोल सकते हो भाई इसको, या आप क्या बोल सकते हो भाई, मीन को क्या बताया था भाई, बताओ। मीन हमारा और क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। मीन को हम और क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल टेंडेंसी।
क्लियर है। तो देखो भाई इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि सिंगल वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लो एक सीरीज है एक्स 1 2 3, ये कोई सीरीज है भाई, ठीक है। या मान लो सीरीज नहीं, ये मान लो इनकम गिवन है भाई, वाई एक सोसाइटी की इनकम गिवन है भाई 2 4, क्लियर है, या 3 ले लो इसको। ये एक सोसाइटी की इनकम गिवन है भाई, और आपसे कोई पूछे भाई कि इस सोसाइटी की इनकम कितनी है, तो आप ये तो बताओगे ना कि 1% कितनी, 2 कितनी, 3 कितनी। तो आप क्या निकाल रहे होगे कि भाई इसका मीन निकालूंगा। तो मीन कैसे निकलता है भाई, समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। तो समीशन ऑफ वाई कितना होगा मेरा 3 2 1 6 भाई, और एन मेरा कितना है 3, कितने परसेंट है भाई 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो ये 2 जो आया है वो मेरा क्या है मीन। तो मैं उस व्यक्ति को क्या बोल सकता हूँ भाई कि इस सोसाइटी की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 2। तो इस ये 2 जो है वो इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। अरे अब ये 2 जो है वो इस पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, क्लियर है। तो इसलिए हमारा मीन जो होता है वो क्या होता है भाई, रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव या सेंट्रल टेंडेंसी, क्लियर है भाई। अब आगे देखो भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आगे करवाऊंगा भाई, उस टाइम आपको बताऊंगा कि मीन का यूज़ कहाँ पे होता है, मोड का यूज़ कहाँ पे होगा, मीडियन का यूज़ कहाँ पे होगा, परसेंटाइल क्वार्टाइल इनका यूज़ होता कहाँ पे है, ठीक है भाई। अब देखो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, कल भी मैं आपको बता चुका भाई कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भाई। देखो कल हमने वो किया था ना जब, एक मिनट भाई, देखो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें शेप कैसे होगी, इस टाइप की, क्लियर है भाई, इस टाइप की शेप होगी भाई। और यहाँ पे क्या होती है माइनस वैल्यू, यहाँ पे क्या होती है प्लस वैल्यू, क्लियर है भाई। और इस कंडीशन में क्या होता है मीन, मोड, मोड को मैं जेड से दिखा रहा हूँ भाई, और मीडियन, तीनों इक्वल होते हैं भाई। मीन, मोड और मीडियन क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं भाई। उसको क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है भाई। अगर मेरा मीन ग्रेटर देन मोड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस से क्वेश्चन आया था ना कल। अरे कल हमने जब क्वेश्चन किया तो स्क्यूनेस से हमारा क्वेश्चन था। देखो भाई आपको दिखाता हूँ मैं पीछे, जो देखो कल हमारा क्वेश्चन आया हुआ था भाई स्क्यूनेस से। देखो ये रहा क्वेश्चन भाई, 59 क्वेश्चन में कल हमने ये डिस्कस किया था भाई कि अगर मीन ग्रेटर देन मोड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस या राइट स्क्यूनेस। अरे कल हमने ये डिस्कस किया था ना कि अगर मीन ग्रेटर देन मोड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, क्लियर है। और अगर मोड ग्रेटर देन मीन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस या लेफ्ट स्क्यूनेस भी बोलते हैं, क्लियर है। और पॉजिटिव स्क्यूनेस का दूसरा नाम क्या है, राइट स्क्यूनेस भाई। राइट स्क्यूनेस का मतलब क्या है भाई, स्क्यूनेस जो है वो राइट साइड है। इस क्वेश्चन को मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा भाई, क्लियर है। एक पूरा लेक्चर में इसके ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगा आप लोगों को, क्लियर है। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि मीन अगर ग्रेटर देन मोड है तो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस भाई। और राइट स्क्यूनेस यानी कि स्क्यूनेस जो होगी वो राइट साइड होगी। और पीक कहाँ पे होगी, पीक होगी भाई लेफ्ट हैंड की साइड, क्लियर है ना। तो इसको याद रख लेना भाई आप। आगे चलो भाई हमारे क्वेश्चन पे, 50 नंबर क्वेश्चन पे भाई। देखो भाई, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सिमेट्रिकल विद टोटल एरिया विद पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज, क्लियर है भाई। नेक्स्ट बोल रहा है भाई, तो सैंपल मेरा क्या होता है भाई, सैंपल क्या होता है, मिनी रिप्लेस ऑफ पॉपुलेशन। तो मिनी रिप्लेस ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है भाई, कि मान लो एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, क्लियर है, और उसके अंदर से मैं डाटा कलेक्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा भाई, कुछ स्टूडेंट को चूज कर लूँगा, समझ रहे हो ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, कुछ स्टूडेंट को चूज कर लूँगा। कुछ मेथड होते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड और कुछ मेथड क्या होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड भाई, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड भाई यानी कि अनबायस्ड सिस्टम, और प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम यानी कि क्या है भाई, बायस्डनेस दिखाई गई है भाई। तो सैम्पलिंग कलेक्ट करने के बहुत से मेथड होते हैं, कल हमने किया भी था भाई इसके बारे में डिस्कस, अगर आप लोगों को याद हो तो भाई। क्या क्या बताया थे भी कल, एक तो होता है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, समझ रहे हो ना, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। और कौन सी होती है हमारी, सेकंड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कि एक सिस्टम से चलूँ मैं। और थर्ड हमारी कौन सी होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग। फोर्थ हमारी कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के अनुसार सैम्पलिंग। और फिफ्थ कौन सी होती है, जजमेंट सैम्पलिंग। और सिक्स्थ होती है हमारी कोटा सैम्पलिंग। आगे क्वेश्चन आएगा तो इनको डिटेल में बताऊंगा भाई आपको, क्लियर है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सैम्पलिंग के मेथड होते हैं भाई। तो सैंपल किससे मैच करेगा यहाँ पे, मिनी रिप्लेस ऑफ पॉपुलेशन, क्लियर है भाई। तो यहाँ से इसका आंसर मैच कर लेना भाई, क्या आंसर आएगा।
थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किससे मैच होगी, अनसर्टेन से, तो यानी कि बी का, तो सी आंसर भैया से। ठीक है, आगे चलो भैया, देखो अभी आगे, एक मिनट। तो लास्ट में मिलेंगे भाई मोस्टली क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अभी देखो, इन द इक्वेशन सी इज इक्वल टू सी नोट, कंजप्शन फंक्शन से भाई क्वेश्चन, तो यानी कि मैक्रो का क्वेश्चन है भाई। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है कोई 30 नंबर क्वेश्चन में, तो आप कंजप्शन हाइपोथेसिस की सीरीज को देख सकते हो भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, ये मल्टीप्लायर से क्वेश्चन है। देखो भाई, ये देखो भाई 45 46 46 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, फॉर एनी पेयर्स ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, टू रिग्रेशन इक्वेशन, वन रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड अदर रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो बताइए भाई क्या सिस्टम होगा। तो इससे पहले आप देखिए भाई, रिग्रेशन मॉडल करवाता हूँ भाई आपको। रिग्रेशन मॉडल देखिए, आप देखिए इस रिग्रेशन को, देखो भाई, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई, कि मान लो हरियाणा स्टेट ने डाटा कलेक्ट किए किसके, कंजप्शन के, तो मैं यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा हूँ कंजप्शन और इनकम का। हरियाणा गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किए कंजप्शन के, क्लियर है। और क्या पाया भाई कि हरियाणा का जो कंजप्शन फंक्शन है ना, वो इस तरीके का है, सी इक्वल टू सी बार प्लस सी नॉट वाई। एक ट्रेंड फिट कर दिया भाई कि गवर्नमेंट ने क्या पाया भाई, कि हरियाणा का जो कंजप्शन फंक्शन है वो किस तरीके का है, इस तरीके का भाई। ठीक है, अब मैं हरियाणा का निवासी हूँ भाई, तो मैं क्या सोचता हूँ भाई अपने माइंड में, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो डाटा प्रोवाइड करवाया है वो मेरे ऊपर फिट बैठता है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर दिया भाई, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया भाई मैंने भी कंजप्शन के ऊपर, डाटा कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिया भाई कंजप्शन के ऊपर। तो मैं जब डाटा कलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे डाटा के अंदर कुछ एरर आते हैं। एरर किस तरीके के भाई, कि मान लो मेरा जो कंजप्शन है, अगर मान लो हमारे घर पे मेहमान आ जाए भाई, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा जो कंजप्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरे प्रकार का एरर कैसा हो सकता है, कि या हम किसी के घर पे चले जाएं भी मेहमान बनकर, तो उस सिचुएशन में हमारा कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरे समझ रहे ना, दोबारा देखो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, कि मान लो हरियाणा गवर्नमेंट ने, अरे सिंपल एग्जांपल लेके चला हूँ, कुछ नहीं है। देखो कि मान लिया भी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कंजप्शन का डाटा कलेक्ट किया और एक ट्रेंड दे दिया भी कि हरियाणा का कंजप्शन फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके का कंजप्शन फंक्शन है भाई हरियाणा का। ठीक है, तो मैं हरियाणा का निवासी था भाई, तो मेरे माइंड में ये हुआ भाई कि गवर्नमेंट ने जो कंजप्शन ट्रेंड दिया है भाई, वो मेरे ऊपर फिट बैठता भी है या नहीं, यानी कि जो कंजप्शन फंक्शन गिवन दिया है गवर्नमेंट ने, वो मेरे ऊपर फिट बैठता भी है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया मैंने। किसका डाटा कलेक्ट करना, खुद का भाई। यानी कि मैंने क्या किया भाई, मेरे खुद का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था तो उसके अंदर एरर आया भाई। एरर किस तरीके का, कि अगर हमारे घर में मेहमान आ गए तो मेरा कंजप्शन उस टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या मैं किसी के घर पे चला गया तो मेरा कंजप्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया भाई। समझ रहे हो भाई, तो इससे क्या हो गया भाई, एरर आया भाई कुछ परसेंट। तो जब मैं डाटा कलेक्ट करके, जब मैंने डाटा कलेक्ट करके भाई, इस एक्चुअल लाइन, ये क्या थी भी मेरी एक्चुअल लाइन, एक्चुअल लाइन का मतलब क्या भाई, गवर्नमेंट ने जो दे रखा है, क्लियर है। और मैं देखना चाहता हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल लाइन के ऊपर एस्टिमेटेड लाइन को रिग्रेट करूंगा। एस्टिमेटेड लाइन कौन सी, जो मैं खुद डाटा कलेक्ट करके अब देखना चाहता हूं कि मेरा जो कंजप्शन फंक्शन है वो गवर्नमेंट ने जो गिवन, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो दिया है उसके ऊपर फिट बैठता है या नहीं। तो ये मेरी मान लो भाई मेरी एस्टिमेटेड लाइन कुछ इस तरीके की आई भाई। ठीक है जी, ये मेरी क्या है भाई, एस्टिमेटेड लाइन, एस्टिमेटेड लाइन, और ये एक्चुअल लाइन है भाई। ठीक है, तो ये मेरी एस्टिमेटेड लाइन आ गई भाई। तो अब इसमें क्या हो गया अभी, एरर आई। ये देखो ये क्या है भाई, मेरा कंजप्शन इस टाइम पे क्या है, कम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कि इस टाइम हम किसी के घर पे गए हुए थे मेहमान बन के, यहाँ पे क्या मेरा कंजप्शन ज्यादा। तो ये क्या सिचुएशन हो सकती है, कि हमारे घर पे मेहमान आए हुए होंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से मेरा एक डाटा ट्रेंड आ गया भाई। तो वो क्या हो गया भाई, मेरी एस्टिमेटेड लाइन, और ये क्या है, एक्चुअल लाइन जो गवर्नमेंट ने दे रखी है। देखो रिग्रेशन क्या होता है भाई, रिग्रेशन में क्या होता है भाई,
एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के ऊपर रेगरेट करती है, यानी कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के ऊपर रेगरेट करती है। और रेगरेट करके हम क्या फाइंड करना चाहते हैं भाई, कि एरर कितना आया। समझ रहे हो ना भाई, कि एरर कितना आया। अगर ये मान लो एक्चुअल लाइन और ये है एस्टिमेटेड लाइन, अगर इनका गैप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एरर ज्यादा है। और अगर इनका गैप कम है तो उसका मतलब क्या है, एरर टर्म जो है वो क्या है, कम है। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो ना जो बोलना चाहता हूं मैं। अब आगे देखो तो समझो भाई, इतना इतना समझ गए भाई। एक मिनट भाई, आगे देखो। तो अब गवर्नमेंट ने जो कंजप्शन फंक्शन दिया, मान लो ये कंजप्शन फंक्शन दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं भाई, एक्चुअल लाइन। ठीक है जी। और मैंने डाटा कलेक्ट किया तो मेरी भी एक लाइन आई भाई, एस्टिमेटेड लाइन भाई। एस्टिमेटेड लाइन को मैं कैप से दिखाता हूं भाई, सी बार सी नॉट वाई कैप। और एस्टिमेटेड लाइन में साथ में क्या मिलेगा, एरर टर्म। एरर टर्म को किससे दिखा दिया, म्यू से भाई। तो ये मेरी क्या है साथ में, एरर टर्म भाई। ये क्या है मेरी एस्टिमेटेड लाइन। और रिग्रेशन हमें बताता क्या है भाई, कि जब मैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के ऊपर रेगरेट करता हूं तो उसमें एरर कितना है। और मेन काम क्या है हमारा, एरर को मिनिमाइज करना। अरे समझ रहे हो ना, रिग्रेशन क्या बताता है भाई मुझे, कि एक इक्वेशन को जब मैं दूसरी इक्वेशन के ऊपर रेगरेट करवाता हूं तो उसमें एरर कितना है। तो डायग्राम देख के आप बता सकते हो ना एरर कितना है। अगर एक्चुअल लाइन और ये है मेरी एस्टिमेटेड लाइन, अगर इनका गैप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एरर ज्यादा है। और इनका गैप अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, एरर कम है भाई। समझ रहे हो। तो इस तरीके से भाई, तो रिग्रेशन का मेन काम क्या है भाई, एरर फाइंड करना भाई, कि कितना एरर आया है। क्लियर है। तो अब देखो ये जो कंजप्शन फंक्शन था भाई, इसको अगर मैं रिग्रेशन की भाषा में लिखूं, समझ रहे हो भाई, कि अगर मैं इसको रिग्रेशन की भाषा में लिखूं तो कैसे लिखते हैं रिग्रेशन की भाषा में, वाई आई मान लो। पहले मैं एक्चुअल लाइन लिख रहा हूँ भाई, बीटा नोट प्लस बीटा 1 एक्स, ये हो गई भी मेरी एक्चुअल लाइन। अब मैं लिख रहा हूँ भाई एस्टिमेटेड लाइन, मान लो भाई इसको मैं वाई नोट से डिनोट कर दिया इसको। साथ में क्या होगा, एरर टर्म। ई से भी ले सकते हो, म्यू से किसी से भी डिनोट कर सकते हो एरर टर्म को। क्लियर है भाई। तो ये मेरी क्या आ गई भाई, एस्टिमेटेड लाइन। फर्स्ट वाली क्या है, एक्चुअल लाइन। ये मेरी क्या है, एस्टिमेटेड लाइन। अब देखो रिग्रेशन का मेन काम क्या है भाई, एरर को फाइंड करना। तो एरर को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ भाई, एक्चुअल के अंदर से, एक्चुअल के अंदर से अगर मैं एस्टिमेटेड को माइनस कर दूं तो मेरा एरर फाइंड हो जाएगा भाई। देखो कैसे, कि अगर मैं वाई आई के अंदर से वाई नोट को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा भाई। समझ रहे हो ना। अगर मैं इसके अंदर से इसको माइनस कर दूं तो एरर आ जाएगा ना मेरा। ठीक है भाई, डायग्राम में देखो एक बार। देखो अगर मैं एक्चुअल लाइन के अंदर से एस्टिमेटेड लाइन को माइनस कर दूंगा तो मेरा एरर आ जाएगा। समझ रहे हो भाई। तो एरर आ गया भाई मेरा। क्लियर है भाई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, कि मेरा जो एरर आएगा ना वो जीरो भी हो सकता है भाई। जीरो कैसे, वो देखो भाई एक बार। देखो देखो भाई, ये हमारा डायग्राम था भाई, ये हमारा डायग्राम था ना। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। एक मिनट भाई, यहाँ पे क्या है भाई, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। तो क्या पता पॉजिटिव नेगेटिव सेम हो भाई। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों सेम हुई तो आपस में क्या हो जाएंगी भाई, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो जीरो हो सकती है भाई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो सकती है भाई, नेगलेक्ट हो सकती है भाई। क्लियर है। तो जीरो हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए क्या किया भाई, यानी कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला भाई हमने, कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्लियर है, तो क्या होगा भाई, मेरी वैल्यू जो है वो मेथड हो जाएंगी, यानी कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी भाई। समझ रहे हो ना। देखो क्या किया भाई, रिग्रेशन का मेन काम क्या है भाई, एरर फाइंड करना भाई, कि कितना एरर आया है। जब मैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के ऊपर रेगरेट करता हूं तो उस टाइम एरर कितना आया। क्लियर है। तो मेन काम क्या है भाई, एरर को फाइंड करना भाई। तो एरर को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, एक्चुअल लाइन के अंदर से एस्टिमेटेड लाइन को माइनस कर दिया तो एरर आ गया भाई मेरा। लेकिन क्या खतरा है कि एरर कहीं जीरो ना हो जाए। जीरो कैसे हो सकता है, कि जैसे डायग्राम देखो, एक्चुअल लाइन एस्टिमेटेड लाइन। क्लियर। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेम हुए तो एरर टर्म मेरी क्या आ सकती है, जीरो। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया भाई। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी मेरी। क्लियर है। और जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी
लीस्ट स्क्वेयर मेथड, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड, जिसे आप OLS भी बोलते हो भाई, समझ रहे हो भाई। इसी मेथड को क्या बोलते हैं भाई, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर मेथड या नॉर्मल लीस्ट स्क्वेयर मेथड। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल, सिंपल, समझ रहे हो। अरे ये कोई मेथड थोड़ी है, हमने क्या किया, सिंपल सा वाई एक्चुअल लाइन के अंदर से एस्टिमेटेड लाइन को माइनस किया, क्लियर है, और उसका स्क्वायर कर दिया ताकि जीरो ना जाए। तो ये क्या एक सिंपल सा मेथड है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया भाई, ऑर्डिनरी। लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब होता है कम करना। हमारा मेन काम क्या है भाई, इस मेथड से एरर को कम करना, क्लियर है। तो एरर को कम कैसे करूंगा मैं, वो आगे देखो भाई। तो समझिए अभी इसका नाम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे पड़ा भाई, तो इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड या OLS हमारा भाई, क्लियर है भाई। अब देखो भाई, अब हम इसके बाद क्या करेंगे भाई, एरर को मिनिमाइज करेंगे। तो एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं, एक देखो, देखो भाई एक ऐसे फंक्शन है भाई, दिस टाइप, क्लियर है। तो इस फंक्शन में क्या है भाई, अगर मैं इसका A to B डेरिवेशन, एक मिनट भाई, देखो अगर मैं इसका A to B डेरिवेशन करूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर डेरिवेशन करूँ, तो मेरा डेरिवेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो आएगा मेरा डेरिवेशन। अगर मैं इसका यहाँ पे डेरिवेशन करूँ B to C, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसका डेरिवेशन करूँ दिस C to D पॉइंट, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, dy/dx लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव होगा भाई। इस पोर्शन में क्या होगा, नेगेटिव, इस पोर्शन में पॉजिटिव, यहाँ पे इक्वल टू जीरो। और हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, एरर को मिनिमाइज यानी कि लेस देन लेके जाना है भाई। तो मैं इस पोर्शन पे करूंगा भाई इसका डेरिवेशन, समझ रहे हो ना भाई। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, इसके बाद ये जो इक्वेशन है ना मेरी, ये जो मेरी इक्वेशन निकल के आएंगी, उनका मैं डेरिवेशन करता हूँ। यानी कि अब इसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, इनका डेरिवेशन करूंगा कैसे, एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू बी नोट, और एक बार विद रिस्पेक्ट टू B1। देखो कैसे भाई, B0 B1, ये हमारी एक्चुअल लाइन थी ना, रिग्रेशन की भाषा में ये लाइन लिख दी थी भाई। तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन कर दूंगा B0 की, और एक बार मैं क्या कर दूंगा, विद रिस्पेक्ट टू B1 इसका डेरिवेशन कर दूंगा, क्लियर है। तो OLS का जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा, लेकिन हमें वो डिराइव नहीं करना भाई अभी यहाँ पे, समझ रहे हो। हमारा काम सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ही होगा, क्लियर है भाई। तो इतना समझो यानी, ये बताओ भाई, क्लियर है, इतना समझ गए भाई। तो अब आगे देखो आप, इतना समझने के बाद अब मेन काम क्या है, OLS समझो भाई क्या है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ भाई आपको। देखो क्या मान के चलाऊँ भाई मैं, सिंपल इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बिल्कुल 100%, 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में चाहे कोई भी उठा के देख लेना भाई, OLS और रिग्रेशन से पक्के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्लियर है। और बिल्कुल सिंपल मॉडल है अभी, देखो क्या बताया अभी, सिंपल लिया भाई रिग्रेशन कि ये तो है एक्चुअल लाइन, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट वाला भाई, क्लियर है। और ये है मेरा डाटा भी एस्टिमेटेड, क्लियर है। तो मेरे एस्टिमेटेड डाटा के अंदर कुछ क्या हो सकते हैं भाई, एरर आ सकते हैं भाई, क्लियर है, एरर आ सकते हैं। और वो मेरे जो एरर है भाई वो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हो सकते हैं भाई। अरे मेरे जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब, अगर मेरे घर पे मेहमान आ जाए तो मेरा कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है, तो पॉजिटिव। अगर मैं किसी के घर पे चला जाऊँ तो मेरा कंजप्शन क्या हो सकता है, कम, तो नेगेटिव, क्लियर है। तो ये हो गया भाई। तो ये क्या है भाई, एक्चुअल लाइन मेरी, और एस्टिमेटेड लाइन के अंदर क्या होगा, एरर टर्म होगी भाई, ठीक है। तो जब मैं इसको रिग्रेशन की भाषा में लिखता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में, क्लियर है भाई, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और मेरा मेन काम क्या है, रिग्रेशन से एरर को फाइंड करना। तो एरर कैसे फाइंड कर सकता हूँ, एक्चुअल लाइन के अंदर से एस्टिमेटेड लाइन को माइनस कर दूँ, क्लियर है। लेकिन जब मैं इसके अंदर से इसको माइनस करूंगा तो जीरो होने का खतरा था, कि एरर टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आपस में नेगलेक्ट ना हो जाए, तो जीरो भी हो सकती है भाई। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका स्केयर कर दिया भाई। जब मैंने इसका स्केयर किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्केयर मेथड, क्लियर भाई, OLS। ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल सा भाई, लिस्ट यानी कि कम करना, क्लियर है ना। और स्केयर किया हमने इसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भाई, ऑर्डिनरी लिस्ट स्केयर मेथड। अब इसके बाद में इसको हम कैसे फाइंड करते हैं भाई, एक बार विद रिस्पेक्ट टू, मेन काम क्या हमारा, एरर को मिनिमाइज करना, क्लियर है। वो भी हमारे लिए कि कोई यूजफुल नहीं है। अब आप आगे देखो भाई, OLS की प्रॉपर्टी देखो भाई आप, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से स्टार्ट हो गया अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम। तो देखो भाई, OLS की प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ भाई मैं, कि OLS जो मेथड है ना, OLS मेथड अप्लाइड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल, कंडीशंस आर फुलफिल। देखो भाई, OLS मेथड कब अप्लाई होगा, जब ये कुछ कंडीशंस गिवन है भाई,
ये फुलफिल हो जाए, फर्स्ट कंडीशन कि जो म्यू आई था ना मेरा, या रैंडम टर्म, ई भी मान सकते भाई, रैंडम रैंडम यानी कि एरर टर्म जो थी मेरी, वो क्या होनी चाहिए भाई, रैंडम वेरिएबल होना चाहिए भाई। अब ये बताता हूँ भाई आपको रैंडम वेरिएबल क्या होता है। यानी कि मेरा जो एरर टर्म थी ना, यानी कि ये जो मेरी एरर टर्म आई थी ये वाली, ये क्या होनी चाहिए, रैंडम होनी चाहिए। रैंडम का मतलब क्या है भाई, अपने आप से आए, समझ रहे हो भाई, यानी कि रैंडमली आए भाई निकल के, समझ रहे हो। ये ना हो कि मैं मेरे डाटा को इफेक्ट कराऊं, कैसे मान लो कि मैं मेहमानों के पास खुद कॉल करूं कि आप हमारे घर पे आओ, मैं डाटा कलेक्ट कराऊं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। या मैं मेहमानों को रोक दूं भाई कि आप हमारे घर पे नहीं आ सकते क्योंकि मैं डाटा कलेक्ट कराऊं, ऐसा। यानी कि हमारी जो एरर टर्म है वो रैंडमली निकल के आनी चाहिए, हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होनी चाहिए भाई कि म्यू आई जो है मेरा, यानी कि एरर टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। समझो अभी फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन ओएलएस अप्लाई, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ओएलएस कब अप्लाई होगा, जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी। फर्स्ट कौन सी, एरर टर्म क्या होनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल। सेकंड, एरर टर्म का मीन जो है वो क्या होना चाहिए, 0। थर्ड कंडीशन, एरर टर्म का वेरिएंस, एरर टर्म का वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। समझ रहे हो भाई। फोर्थ कंडीशन, एरर टर्म एक्चुअल लाइन की या एस्टिमेटेड लाइन, या मान लो दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं तो आपस में उनकी एरर टर्म क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए भाई। क्लियर है। क्या बोल रहा हूं भाई मैं कि जो मान लो दो डाटा कलेक्ट किए, क्लियर है, एक ये एक्चुअल मान लो, ये एस्टिमेटेड मान लो, तो आपस में इन दोनों के एरर जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट, यानी कि एक का एरर टर्म दूसरे के एरर टर्म के ऊपर, यानी कि एक का डाटा दूसरे के डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले। समझ रहे हो। तो दो डाटा की जो एरर टर्म है वापस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट भाई। क्लियर है। फिफ्थ कंडीशन क्या है भाई, मान लो आप एक्स आई एक्स जे, यानी कि ये क्या भी वेरिएबल्स, जैसे हमने हमारे एग्जांपल में वेरिएबल्स क्या लिए थे, कंजप्शन भाई, कंजप्शन को वेरिएबल्स लिया था। यानी कि जो वेरिएबल्स जो हैं हमारे वो आपस में क्या होने चाहिए, नोट, यानी कि या हमारे जो वेरिएबल्स जो हैं भाई वो नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड टू ईच अदर, कोरिलेटेड टू ईच अदर, नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड टू ईच अदर। देखो दोबारा बोल रहा हूँ मैं कंडीशंस को कि एरर जो टर्म हमारी वो क्या होना चाहिए भी, रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। इसका मीन क्या होना चाहिए, 0। वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वेरिएंस निकालना मैं कल भी आपको बता चुका हूँ भाई, और आगे भी लेक्चर में आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सब निकालने सिखाऊंगा भाई। अभी आप सिर्फ इतना समझो भाई कि एरर टर्म का मीन क्या होना चाहिए, 0। वेरिएंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर क्या होनी चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी कि डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे वेरिएबल्स है, जैसे हमारे डाटा के अंदर वेरिएबल कंजप्शन था भाई, वो क्या होना चाहिए, नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड टू, यानी कि आपस में किसी भी प्रकार का रिलेशन ना उनका। क्लियर है। अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो तब मेरा क्या होगा भाई, ओएलएस अप्लाई कर सकता हूं मैं। क्लियर है भाई इतना। तो ये तो थी भाई ओएलएस मेथड अप्लाई व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। अब उसके बाद देखो भाई, सिंपल सा बोल रहा हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा भाई। एक मिनट देखो, चलो इसी पेज पे देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे देखो। देखो भाई कि अगर एरर टर्म, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से, कि अगर एरर टर्म, यानी कि एक तो ये मान लो एक्चुअल लाइन की और ये है मान लो एस्टिमेटेड लाइन की, अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए, तो अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए, एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। मान लो भाई अगर ये डिपेंड कर जाए, अगर ये डिपेंड हो गई भाई, डिपेंडेंट है भाई आपस में, मान लो अगर ये डिपेंडेंट हो गई तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन, समझो भाई कि अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। बहुत बार नेट के एग्जाम में पूछा गया भाई कि अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। और ऑटो कोरिलेशन को दूर करने के मेथड्स भी हैं भाई। क्लियर है। तो अभी आप सिर्फ इतना देखो कि अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। आगे देखो, अगर वेरिएबल्स, अगर हमारे वेरिएबल्स एक्स आई एक्स जे, यानी कि एक्स आई एक्स जे का मतलब क्या भाई, जैसे हमने कंजप्शन का लिया था कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं
अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड यानी कि कोरिलेटेड हो जाएं, अगर वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाए तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं भाई? मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी याद रखना भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो ऑटो कोरिलेशन, अगर वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो जाए यानी कि कोरिलेटेड हो जाए आपस में तो मल्टी कोलिनियरिटी। क्लियर है भाई? अगर वेरिएंस कांस्टेंट हो, अगर वेरिएंस कांस्टेंट हो तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? होमोसडार्सिटी। होमोसडार्सिटी। क्लियर है जी? अगर वेरिएंस कांस्टेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोसडार्सिटी। अगर वेरिएंस नॉट कांस्टेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसडार्सिटी। क्लियर है भाई? हेट्रोसडार्सिटी, होमोसडार्सिटी। आपने बहुत बार देखा होगा भी एग्जाम पेपर अगर कभी सॉल्व किए हो तो ये ऐसे वर्ड आपसे पूछे गए होंगे कि होमोसडार्सिटी क्या होता है, हेट्रोसडार्सिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन। तो देखो भाई, जब दोबारा देखो एक बार इसको कि अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो कोरिलेशन। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना ये सभी बातें। क्लियर है? और अगर वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी कोलिनियरिटी। अगर वेरिएंस कांस्टेंट है, किसका? एरर टर्म का भाई। अगर वेरिएंस कांस्टेंट है तो होमोसडार्सिटी बोलते हैं उसको। अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसडार्सिटी। क्लियर अभी समझो इतना? हेट्रोसडार्सिटी। अब देखो भाई, अब इसके बाद देखो आगे कि OLS जो है, अगर मैं किसी के ऊपर भाई OLS अप्लाई कर दूं, यानी किसी रिग्रेशन मॉडल के अंदर अगर मैं OLS अप्लाई करता हूं तो वो अनबायस्ड रिजल्ट कब देगा? ये सिचुएशन है भाई कि अनबायस्ड कब होगा, बेस्ट कब होगा, एफिशिएंट कब होगा, लीनियर कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा और क्या बोलते हैं सफिशिएंट कब होगा? समझ रहे हो भाई कि अनबायस्ड एस्टिमेटर कब होगा मेरा OLS? जब, यानी कि मेरा जो OLS है वो ये रिजल्ट कब देगा? अनबायस्ड कब होगा? जब एस्टिमेटेड मीन किसके इक्वल हो जाए? पॉपुलेशन मीन के। पॉपुलेशन, ये मेरा क्या है? पॉपुलेशन मीन, और ये मेरा क्या है? एस्टिमेटेड कौन सा? जो कंजप्शन का डाटा जो मैंने कलेक्ट किया वो तो क्या है मेरा? एस्टिमेटेड। और जो पॉपुलेशन का है यानी कि जो एक्चुअल लाइन का है मीन, वो क्या होगा? हमारा पॉपुलेशन मीन। समझे भाई? तो क्या होना चाहिए भाई? सैंपल मीन, या बोल सकते हो एस्टिमेटेड मीन किसके इक्वल होना चाहिए? पॉपुलेशन मीन के। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि मेरा एस्टिमेटेड मीन या सैंपल का मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या रिजल्ट निकल के आएगा? अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्लियर है भाई? सेकंड देखो, अगर बेस्ट कब होगा मेरा एस्टिमेटर? मेरा एस्टिमेटर बेस्ट कब होगा? जब वेरिएंस क्या हो? कांस्टेंट। वेरिएंस कांस्टेंट हो या मिनिमम। वेरिएंस कांस्टेंट और मिनिमम अगर ये हो तो मेरा जो एस्टिमेटर है वो कैसा आएगा? बेस्ट। समझ रहे हो भाई? अरे ये क्वेश्चन करें, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत टेंशन नहीं लेनी भाई कि इसको याद कैसे रखेंगे, वो सब मेरा काम है। आप बस वीडियो को देखते जाओ और इसको आप एक नोटबुक में नोट करते जाना भाई, जो जो मैं करवा रहा हूँ कि अनबायस्ड रिजल्ट कब निकल के आएगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर कब आएगा, बेस्ट कब होगा, सिर्फ आप इनको लिखते जाओ एक बार। क्लियर है? वो याद करवाने का काम मेरा है। आगे बहुत बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, तो जैसे जैसे हम उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे आपको। क्लियर है? तो क्लियर अभी बेस्ट कब होगा? जब वेरिएंस कांस्टेंट और मिनिमम हो तो क्या होगा? बेस्ट। एक बार स्टार्टिंग में आपको लगेगा भाई कि ये तो हार्ड है, लेकिन बिल्कुल ईजी है भाई ये। समझ रहे हो? थर्ड देखो भाई, अब एफिशिएंट एस्टिमेटर। एफिशिएंट एस्टिमेटर, तो अब देखो भाई एफिशिएंट कब होगा मेरा एस्टिमेटर? एफिशिएंट कब होगा भाई? जब दो कंडीशन फुलफिल हो। कौन कौन सी? अनबायस्ड प्लस बेस्ट। अनबायस्ड प्लस बेस्ट, अगर मेरी ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो एक बात समझो भाई कि अगर कोई बेस्ट नहीं है ना
तो वो एफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर कोई अनबायस्ड नहीं है तो भी वो क्या नहीं हो सकता, एफिशिएंट नहीं हो सकता। तो एफिशिएंट के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है, बेस्ट भी और अनबायस्ड भी। क्लियर है भाई। तो एफिशिएंट एस्टिमेटर के अंदर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और साथ में बेस्ट होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन कि लीनियर एस्टिमेटर कब होगा, लीनियर। तो लीनियर एस्टिमेटर कब होगा भाई, इफ एस्टिमेटर इज डिटरमाइंड बाय ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सैंपल डाटा, यानी कि अगर मैं डाटा कलेक्ट करूं लीनियर कॉम्बिनेशन से तो मेरा एस्टिमेटर कैसा होगा भाई, लीनियर होगा। क्लियर है भाई। फिफ्थ कौन सा होगा भाई, कंसिस्टेंसी को देखो भी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वर्ड को देखो। कंसिस्टेंसी कब आएगी भी मेरे एस्टिमेटर के अंदर, एस्टिमेटर वुड बी कंसिस्टेंट इफ फर्स्ट कंडीशन अनबायस्ड होना चाहिए, सेकंड कंडीशन वेरिएंस जो है वो क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट या मिनिमम, कांस्टेंट या मिनिमम। क्लियर है भाई। ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होगी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के अंदर क्या होना चाहिए भी, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि एन जो है वो मेरा इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होने चाहिए भाई, इनफाइनाइट। एक बात देखो, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होंगे तो सिस्टम क्या होगा भाई, अनबायस्ड ऑटोमेटिक होगा। अनबायस्ड की कंडीशन क्या है, अनबायस्ड कब होगा, जब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ ट्रायल मेरे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सैंपल यानी कि मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सैंपल का मीन और पॉपुलेशन मीन ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे भाई। क्लियर है। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है भी, अनबायस्ड होना चाहिए, वेरिएंस मिनिमम होना चाहिए और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये क्या है भाई कंसिस्टेंसी की। सिक्स्थ सफिशिएंट कब होगा, सफिशिएंट, मेरा एस्टिमेटर जो है वो सफिशिएंट कब होगा, जब कंसिस्टेंट प्लस अनबायस्ड, कंसिस्टेंट प्लस अनबायस्ड, ये दोनों सिचुएशन यानी कि ये दोनों जो है कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, सफिशिएंट। क्लियर भाई। यानी कि कंसिस्टेंट ये वाला भाई, कंसिस्टेंट और साथ में अनबायस्ड, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को सफिशिएंट एस्टिमेटर। क्लियर है भाई। तो इतना क्लियर है भाई आप सभी को। अब आगे देखो भाई, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए भाई तो उसके बाद आया भाई एक गॉस मार्कोव थ्योरम आई भाई, गॉस मार्कोव थ्योरम। तो इस थ्योरम ने क्या दिया भाई, इसने ब्लू दिया भाई, क्या दिया, ब्लू। अब ये ब्लू देखो भी क्या होता है, बी से बेस्ट, एल से लीनियर, यू से अनबायस्ड और ई से एस्टिमेटर। क्लियर है भाई, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्लियर है भाई, समझो। तो ब्लू का मतलब क्या भाई, किसने दिया ब्लू, गॉस मार्कोव थ्योरम ने क्या दिया भाई, ब्लू। और ब्लू का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये फोर कंडीशन फुलफिल हो, कौन कौन सी, बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड और एस्टिमेशन। ठीक है जी। अब देखो भाई इसके बाद देखो भाई, अगर वेरिएंस नॉट कांस्टेंट, अगर वेरिएंस कांस्टेंट, अगर वेरिएंस कांस्टेंट, मेरा वेरिएंस अगर कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अभी पीछे बता के आया हूं, होमोसेडार्सिटी, होमोसेडार्सिटी। अगर वेरिएंस नॉट कांस्टेंट तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हेट्रोसेडार्सिटी, हेट्रोसेडार्सिटी भाई। क्लियर है। तो होमोसेडार्सिटी कब होगा, जब वेरिएंस कांस्टेंट हो, हेट्रोसेडार्सिटी कब होगा, जब वेरिएंस नॉट कांस्टेंट हो। अगर मेरा वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में अगर ओएलएस अप्लाई कर दूं तो क्या क्या रिजल्ट निकल के आएंगे वो देखो भाई। फर्स्ट क्या निकल के आएगा, नॉट बेस्ट। अभी आपको कोई बर्डन नहीं लेना भाई कि ये याद नहीं होगा क्या सिस्टम है, वो सब मेरा काम है, अभी आप समझते जाओ भाई बस कि फर्स्ट क्या होगा, अभी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, नॉट बेस्ट, इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट, थर्ड भाई अनबायस्ड, ये रिजल्ट निकल के आएगा भाई। क्लियर है। और अगर हेट्रोसेडार्सिटी आ जाए, क्लियर है, तो उस सिचुएशन में हम किस टेस्ट का यूज करते हैं, एसजीजी। एसजीजी से क्या मतलब है भाई,
एस का मतलब स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जी का मतलब गोल्ड फील्ड टेस्ट, गोल्ड फील्ड टेस्ट फॉर लार्ज सैंपल, और जी से भाई ग्लेजर टेस्ट, ग्लेजर टेस्ट फॉर होमोसेडासिटी। अब आप देखो सिंपल, देखो भाई एक बार रही, देखो अगर वेरिएंस कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, होमोसेडासिटी। अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोसेडासिटी। अगर हेटेरोसेडासिटी है और मैं ओएलएस अप्लाई कर दूं तो रिजल्ट निकल के आएगा नॉट बेस्ट, इनएफिशिएंट, अनबायस्ड। क्लियर है। उस सिचुएशन में मैं कौन से टेस्ट यूज करूंगा, तीन टेस्ट है भाई, एस जे जी। एस से स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्लियर है भाई, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सेकंड टेस्ट है ग्लेजर टेस्ट और थर्ड टेस्ट है गोल्ड फिट टेस्ट। क्लियर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है कि जब भी हेटेरोसेडासिटी आ जाए, क्लियर है, तो उस सिचुएशन में तीन टेस्टों का यूज होगा। क्लियर है भाई। तीन टेस्ट कौन कौन से भाई, हेटेरोसेडासिटी, हेटेरोसेडासिटी भाई सॉरी, तीन टेस्ट कौन कौन से भाई, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ग्लेजर टेस्ट और गोल्डफिड टेस्ट भाई। क्लियर है। और साथ में एक टेस्ट और याद रखना भाई, थ्री स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड, थ्री स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर है। ये चार टेस्ट है भाई किसके, अगर हेटेरोसेडासिटी आ जाए तो चार टेस्ट होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ग्लेजर टेस्ट, गोल्डफिड टेस्ट और थ्री स्टेज लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर है जितना। अब आगे देखो, आगे देखो भाई, अगर अगर एरर टर्म, हेटेरोसेडासिटी होमोसेडासिटी हो गया भाई, अगर एरर टर्म मेरी, यानी कि एरर टर्म क्या है, म्यू आई, म्यू से लेके चलाऊं भाई मैं इसको, सॉरी भाई, म्यू आई और म्यू जे अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए, अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूँ, ऑटो को रिलेशन। क्या बोलता हूँ भाई, ऑटो को रिलेशन, ऑटो कोरिलेशन जी। तो ऑटो कोरिलेशन है और मैं ओएलएस को अप्लाई कर दूं तो उस सिचुएशन में भी तीन रिजल्ट निकल के आएंगे भी। कौन कौन से, नॉट बेस्ट, सेम भाई पीछे वाले, सेकंड इनएफिशिएंट, थर्ड अनबायस्ड। ठीक है जी। देखो क्या बोल रहा हूँ भाई, ऊपर देखो पहले, अगर वेरिएंस नॉट कांस्टेंट तो हेटेरोसेडासिटी बोलूंगा। अगर हेटेरोसेडासिटी ओएलएस अप्लाई कर दूं तो तीन रिजल्ट निकल के आएंगे। कौन कौन से, नॉट बेस्ट, इनएफिशिएंट, अनबायस्ड। अगर एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन है, ओएलएस अप्लाई कर दूं तो भी तीन रिजल्ट निकल के आएंगे। कौन कौन से, नॉट बेस्ट, इनएफिशिएंट, अनबायस्ड। क्लियर है जितना। अगर ये सिचुएशन है तो ऑटो कोरिलेशन है तो उस सिचुएशन में मैं किस टेस्ट का यूज करूंगा वो देखो भी। अब अगर ऑटो कोरिलेशन है तो मैं किस टेस्ट का यूज करूंगा, वॉन न्यूमैन टेस्ट, वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन रेशियो या टेस्ट भाई, वॉन न्यूमैन रेशियो भाई। ये वॉन न्यूमैन का यूज कब होता है, जब एन ग्रेटर, देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा भाई, सिर्फ इतना करवा रहा हूँ कि आपका नेट में कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे करवाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप सिंपल समझो कि अगर ऑटो कोरिलेशन है तो टेस्ट कौन सा लगेगा, वॉन न्यूमैन टेस्ट। क्लियर है। और सेकंड टेस्ट कौन सा होगा भाई हमारा, डॉर्बिन वॉटसन डी टेस्ट, डॉर्बिन वॉटसन डी टेस्ट। क्लियर। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको कॉपी में नोटबुक में आपके लिखते जाओगे इसको कि अगर ऑटो कोरिलेशन तो किस टेस्ट का यूज होगा, वॉन न्यूमैन टेस्ट और डॉर्बिन वॉटसन डी टेस्ट। क्लियर है जी। और ऑटो कोरिलेशन होता क्या है, जब एरर टर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो को रिलेशन। अब आगे चलो, थर्ड, इसके बाद क्या है भाई कि अगर वेरिएबल से एक दूसरे के ऊपर, ये मैं पीछे बता चुका भी आपको सभी, कि अगर वेरिएबल से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, मल्टी कोलिनियरिटी। कि अगर वेरिएबल्स, वेरिएबल कौन से जो हम लिए थे हमारे डाटा में, कंजप्शन वाले। क्लियर। अगर वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाए तो भी तीन रिजल्ट निकल के आएंगे भाई, बायस्ड, पीछे हम क्या लेके चले थे, अनबायस्ड, यहाँ पे सिर्फ बायस चेंज हो जाएगा और सब कुछ सेम भाई, इनएफिशिएंट,
प्लस नॉट वेस्ट। क्लियर है जी। तो ये 3 रिजल्ट निकल के आएंगे अगर मल्टी कोलिनियरिटी है और मैं वो सप्लाई कर दूँ तो। क्लियर है। और इसके लिए भी टेस्ट है भाई, मल्टी कोलिनियरिटी है तो उसको ठीक करने के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट पीसीए। पीसीए क्या है भाई, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सेकंड टेस्ट कौन सा है भाई, सेकंड टेस्ट है भाई फ्रिश, FRISHS, फ्रिश कॉन्फ्लेंस, फ्रिश कॉन्फ्लेंस एनालिसिस। क्लियर है भाई। ये तो आपको याद रखने होंगे भाई कि किस में कौन से टेस्ट का यूज हुआ, सिर्फ ये याद रखना आपको, वो बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्लियर है भाई, फ्रिश कॉन्फ्लेंस टेस्ट। और थर्ड कौन सा है भाई, फ्रार, FARRAR, फ्रार ग्लोबल टेस्ट, GLAUBER, फ्रार ग्लोबल टेस्ट। क्लियर है भाई। इस टेस्ट के अंदर भी 3 टेस्ट है भाई, फ्रार ग्लोबल टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट हैं। क्लियर है। कौन कौन से भी और देख लो भाई, काई स्क्वायर टेस्ट, सेकंड B टी टेस्ट, और C कौन सा भाई, F टेस्ट। इनके भी अलग अलग यूज है भाई, लेकिन आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। अभी इनको करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ सिंपली याद रखना है भाई कि 3 टेस्ट है मल्टी कोलिनियरिटी के लिए, पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सेकंड फ्रिश कॉन्फ्लेंस एनालिसिस, और थर्ड है फ्रार फ्रार ग्लोजर टेस्ट भाई। क्लियर है भाई। अभी आपको सिर्फ ये 3 याद रखनी है भाई कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी हो तो उस कंडीशन में किन टेस्टों का यूज होगा। ठीक है जी। क्लियर है भाई। अब आगे चलो भी हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है। तो ये था भाई हमारा OLS भाई, एक मिनट भाई, ये था हमारा OLS भाई। रिग्रेशन बता दिया अभी, रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको। क्लियर, रिग्रेशन हो चुका आपका, OLS हो चुका भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं भाई। क्लियर है। वो तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई कि कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है। अब देखो भाई हमारा क्वेश्चन था अभी 46 कि इसमें क्या बोला हुआ है, देखो फॉर एनी पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, 1 रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड अदर रिग्रेशन ऑफ, यानी कि 2 इक्वेशन दे रखी है भाई, एक तो y ऑन x है, यानी कि एक तो y के ऊपर x है भाई और एक x ऑन y है। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है भाई, क्या बोल रहा है फर्स्ट तो कि टेंजेंट टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय 2 रिग्रेशन इक्वेशंस विद ईच अदर डिटरमाइंस द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बिल्कुल भाई, देखो क्या बोल रहा है भाई कि अगर 2 रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x आपस में, यानी कि 2 रिग्रेशन इक्वेशन एक दूसरे को अगर कट करें, टेंजेंट का मतलब क्या होता है कट करना, देखो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। एक तो इक्वेशन है भाई y ऑन x, क्लियर है, और एक इक्वेशन है भाई x ऑन y, आपस में कट कर गई, टेंजेंट कर गई इस पॉइंट के ऊपर, C पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कर गई भाई। तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकता हूँ। बिल्कुल भाई, यहाँ इस अगर 2 इक्वेशन आपस में टेंजेंट कर रही हैं तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है भाई मेरी, ठीक है। अरे 2 इक्वेशन ले रखी है, अगर दोनों आपस में कट करें तो मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई। क्लियर है ना। तो ये हो गया भाई। अब आगे देखो बी ऑप्शन, रिग्रेशन मॉडल डज नॉट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। ये बोल रहा है कि रिग्रेशन जो मॉडल होता है वो हेल्प नहीं करता किसमें, आइडेंटिफिकेशन में। तो ये आइडेंटिफिकेशन मॉडल भी आपको करवाऊंगा भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल है भाई आइडेंटिफिकेशन। देखिए स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना डेली 1-2 टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर है भाई। और आगे आगे जैसे चलते जाएंगे तो टाइम बिल्कुल कम लगता जाएगा। बस स्टार्टिंग की 4-5 वीडियो में आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ईजी हो जाएगा अभी सब कुछ। तो देखो ये बोल रहा है रिग्रेशन मॉडल डज नॉट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। कि रिग्रेशन जो मॉडल है वो क्या नहीं करता भाई, डज नॉट हेल्प आइडेंटिफिकेशन में। यस भाई बिल्कुल ठीक बात है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी कौन बताता है मुझे, कॉजलिटी टेस्ट। डिपेंडेंसी के लिए मैं किस टेस्ट का यूज करता हूँ भाई, कॉजलिटी टेस्ट का यूज करता हूँ। मैं कौन से टेस्ट का, कॉजलिटी टेस्ट का। कॉजलिटी टेस्ट मुझे क्या बताता है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। क्लियर है। आइडेंटिफिकेशन मॉडल आपको करवाऊंगा भाई मैं, आगे क्वेश्चन आएगा तब डिटेल में भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल है। हाँ रिग्रेशन हमें ये नहीं बताता भाई कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, ये हमें कौन बताता है, कॉजलिटी
टेस्ट बताता है भाई। क्लियर है, तो ये बी ऑप्शन भी ठीक बोल रहा है भाई। देखो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। सेकंड क्यों ठीक है? क्योंकि रिग्रेशन मॉडल डज नॉट हेल्प। यस भाई। सी देखो अब ऑप्शन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द कोवेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स। गलत भाई, कोवेरिएशन नहीं बताते, ये सिर्फ क्या बताते हैं, कोरिलेशन बताते हैं। क्लियर है भाई, कि रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोवेरिएशन नहीं बताते भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं भाई, कोरिलेशन। क्लियर है जी, ये याद रख लेना भाई। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला, रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट जॉइंटली द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो भी क्या बोल रहा है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है भाई वो रिप्रेजेंट करते हैं जॉइंटली वैल्यू एक्स एंड वाई की। रिग्रेशन इक्वेशन से हम एक्स और वाई की जॉइंटली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि मान लो अगर दो इक्वेशन ऐसे गिवन है भाई, क्लियर है, मान लो स्ट्रेट लाइन में गिवन है, क्लियर है, तो जब तक ये इक्वेशन आपस में टेंजेंट नहीं करेगी तब तक मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। समझ रहे हो भाई? तो ये डी ऑप्शन गलत बोल रहा है अभी कि रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट जॉइंटली द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जब तक दो इक्वेशन आपस में कट नहीं करेंगी तब तक मैं उनकी वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकता भाई। ये मैं आपको करवाऊंगा भाई, आइडेंटिफिकेशन मॉडल के अंदर भी करवाऊंगा भाई डिटेल में, कि दो इक्वेशन आपस में अगर डिपेंड कर जाए, ये यहाँ पे क्या ये पैरेलल है भाई एक दूसरे के, क्लियर है, तो इनसे मैं वैल्यू फाइंड कभी नहीं कर सकता भाई। क्लियर है, जब तक दो इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तब तक हम उनसे वैल्यू फाइंड यानी कि उस मॉडल को हम सॉल्व कर ही नहीं कर सकते भाई। क्लियर है, किसी भी मॉडल को सॉल्व करने से पहले डिपेंडेंसी टेस्ट किया जाता है भाई। ये देखते हैं हम कि दो इक्वेशन जो गिवन है, दो तीन जितनी भी इक्वेशन है भाई, वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तो उस मॉडल का कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ रहे हो भाई? तो अब आगे देखो भाई, क्लियर है, तो ये भी गलत है भाई, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है जी, तो यहाँ से आंसर हो गया। अभी आगे देखो भी क्वेश्चन, ये देखो भी क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द लियोनटिफ स्टैटिक मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन है भाई, इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल हम कल करेंगे भाई, क्योंकि अगर आज करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। क्लियर है भाई, कल डिस्कस करेंगे भाई हम इनपुट आउटपुट मॉडल। आगे देखते हैं भाई एक बार क्वेश्चन, फोर्टी 49 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, आइडेंटिफिकेशन का भाई। तो ये इनपुट आउटपुट मॉडल और आइडेंटिफिकेशन मॉडल दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे भाई। क्लियर है भाई, तो अभी एक बार ये 51 क्वेश्चन देखो भाई। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, डॉर्बन वॉटसन डी टेस्ट। तो अभी आपको पीछे करवा के आया हूँ भाई, डॉर्बन वॉटसन डी टेस्ट किसके अंदर लगता है भाई, ऑटो कोरिलेशन के अंदर। तो देखो भाई यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन कहाँ पे है, ऑटो कोरिलेशन, ये देखो सीरियल कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन का दूसरा नाम क्या है भाई, सीरियल कोरिलेशन, याद रखना भाई। तो अगर सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन है तो किस टेस्ट का यूज होता है, डॉर्बिन वॉटसन टी टेस्ट का। क्लियर है भाई, तो अभी पीछे आपको करवा के आया ना कि वो मल्टी कोलिनियरिटी हो तो किस टेस्ट का यूज होगा, ऑटो कोरिलेशन हो तो किस टेस्ट का यूज होगा, हेटेरोसेडासिटी है तो किस टेस्ट का यूज होगा। क्लियर है भाई, डिकी फुलर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है भाई, बोलो भाई, डिकी फुलर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, स्टेशनरी के लिए भाई, बोलो। और आर स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए रिग्रेशन फंक्शन। क्लियर है भाई, डमी वेरिएबल किसके लिए यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव इफेक्ट्स के लिए। क्लियर है भाई, आपको ये और कल डिटेल में करवा दूंगा भाई। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही करो भाई, एक बार ओएलएस को अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड और रिग्रेशन वाला भाई। क्लियर है भाई, थैंक यू जी।